हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल स्टडी जीके पर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि जो लोग आज नए आए हैं चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। और जो लोग सेशन को शेयर नहीं करे हैं शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रसिद्ध असमिया त्योहार है, ठीक है। प्रसिद्ध असमिया त्योहार कौन सा है? मकर संक्रांति है, युगादि है, या फिर ओणम है, या फिर रंगोली बिहू है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो रोंगाली बिहू है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर देख लेते हैं इसके कुछ पॉइंट। बिहू असम में फसल कटाई का प्रमुख त्योहार है। मतलब जब फसल कट जाती है तब ये त्योहार मनाया जाता है। ये फसल पकने की खुशी में मनाया जाता है। फसल जब पक जाती है तब उसकी खुशी में मनाया जाता है। बिहू शब्द दिमासा लोगों की भाषा से है और बिहू के पहले इसका नाम क्या था? बिशु कहा जाता था, ठीक है। तो ये तो रही कुछ इसकी इंपॉर्टेंट जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस भाषा को केंद्र सरकार द्वारा शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया? किस भाषा को दिया गया? गुजराती को, तमिल को, या फिर मराठी को, या फिर मलयालम को? तो ये दिया गया है किसको? ये दिया गया है तमिल भाषा को। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। तमिल 2004 में भारत सरकार द्वारा भारत की शास्त्रीय भाषा के रूप में नामित किया गया तमिल को, है ना। तमिल को 3 आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद 2004 में भारतीय शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता दी गई थी। प्राचीन शुरुआत, एक विशिष्ट विरासत और बड़ी मात्रा में शास्त्रीय साहित्य होना था इसका क्या? प्राचीन लक्ष्य। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि पुष्कर मेला कहाँ आयोजित होता है? पुष्कर मेला कहाँ आयोजित होता है ये बात पूछी जा रही है। पुष्कर मेले की बात पूछी जा रही है। जोधपुर में, अजमेर में, जयपुर में, या फिर उदयपुर में? तो पुष्कर मेला की बात हो रही है तो पुष्कर मेला लगता है कहाँ पर? अजमेर में। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। हर साल की तरह इस बार भी आसपास के ग्रामीण धार्मिक अनुष्ठान, लोक संगीत और नृत्य करके यहाँ समृद्ध हिंदू संस्कृति का जश्न मनाएंगे। रेगिस्तान की वजह से पुष्कर मेले में ऊंट का भी महत्व बढ़ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट के प्रेरणा कौन है? नंदलाल बोस हैं, या फिर बीसी सन्नाल हैं, या फिर जामिनी राय हैं, या फिर अविंद्रनाथ टैगोर हैं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि लोक चित्रकला मधुबनी किस राज्य में लोकप्रिय है ना? पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, बिहार में, या फिर असम में? तो ये जो चित्रकला है वो कहाँ पर है? बिहार के मधुबनी गांव में है ये। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। वहाँ का लोकप्रिय ये चित्रकला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि कानून के शासन की अवधारणा निम्नलिखित की संवैधानिक प्रणाली की एक विशेषता है। ये कहाँ की है? ब्रिटेन की, एक सेकेंड, ब्रिटेन का, यूएसए का, फ्रांस का, या फिर स्विट्जरलैंड का? तो ये कहाँ का है? ये है ब्रिटेन का। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? संरक्षक की बात हो रही है। भारत के राष्ट्रपति हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, भारत के प्रधानमंत्री या फिर राज्यसभा के सभापति हैं? तो ये कौन है? भारत के राष्ट्रपति हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। यहाँ देखिए, अनुच्छेद 52 में भारत के राष्ट्रपति, अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका की शक्ति, अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन, अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति की पदावधि, या और फिर अनुच्छेद 57 में पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, फिर अनुच्छेद 58 में क्या है? राष्ट्रपति निर्वासित होने के लिए अर्हताएं। उसके बाद अनुच्छेद 59 में क्या है? राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें। इसके बाद अनुच्छेद 60 में क्या है? राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। उसके बाद 61 में है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया।
तो यहाँ से कम 10 क्वेश्चन आपके रेडी हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय लोकतंत्र के आदर्श में संविधान में कहाँ मिलते हैं। भारतीय लोकतंत्र के जो आदर्श हैं वो हमें संविधान में कहाँ पर मिलते हैं, ये बात पूछी जा रही है। तो ये प्रस्तावना में या फिर भाग 3 में या फिर भाग 4 में या फिर भाग 1 में, किसमें है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रस्तावना में। यहाँ पर देखिए भारतीय संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? प्रस्तावना में, ठीक है। तो उसके बाद है भारतीय निर्माताओं के मनोभाव और आदर्श प्रतिबिंबित होते हैं कहाँ पर? उद्देशिका में होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि निम्नलिखित में से किसने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया, है ना। तो उद्देश्य प्रस्ताव किसने पारित किया? जिसको बाद में भारत के संविधान की क्या हुए थे यहाँ पर? जवाहरलाल नेहरू ने बाद में संविधान की प्रस्तावना के रूप में ग्रहण किया गया था, उसी ने क्या किया था? उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था, तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त कानून के समक्ष समानता वाक्यांश उधार लिया गया। यूएसए से, जर्मनी से, ब्रिटेन से या फिर ग्रीस से। तो ये लिया गया कहाँ से? ये लिया गया था जर्मनी से। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए जाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका से राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के कार्य और उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाना, मौलिक अधिकार, न्यायिक समीक्षा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और संविधान की प्रस्तावना। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है संवैधानिक राजतंत्र का अर्थ है। संवैधानिक राजतंत्र का अर्थ क्या है? राजा संविधान लिखता है, राजा संविधान की व्याख्या करता है, राजा संविधान द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करता है या फिर राजा को लोगों द्वारा चुना जाता है। तो संवैधानिक राजतंत्र का मतलब है कि राजा संविधान द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि प्रवाल भित्ति के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने निम्नलिखित में से एक को समुद्री पार्क घोषित किया है। किसको? अंडमान द्वीप समूह को या फिर कच्छ की खाड़ी को या फिर लक्षद्वीप समूह को या फिर मन्नार की खाड़ी को। तो इन्होंने जो घोषित किया है वो घोषित किया है कच्छ की खाड़ी को। यहाँ पर कुछ पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ देखिए प्रवाल भित्ति की वृद्धि इन परिस्थितियों में होती है जैसे कि इन्हें लगभग 22 से 23 डिग्री सेल्सियस की अधिनियमित तापमान सीमा की आवश्यकता होती है। प्रवाल की वृद्धि के लिए प्रवाल की वृद्धि के लिए पानी में गहराई 200 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। प्रवाल केवल खारे पानी में रह सकते हैं। उनके समुचित विकास के लिए औसत लवणता 27 से 40% के बीच होनी चाहिए। दुनिया में 1/3 से अधिक प्रवाल भित्तियां ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस के प्रदेशों में स्थित हैं। प्रवाल भित्तियों को सबसे अधिक उथले, गर्म व साफ पानी के कारण प्रशांत और हिंद महासागर में उगाया जाता है। नेक्स्ट है भारत में प्रवाल भित्तियां अंडमान निकोबार द्वीप समूह, कच्छ की खाड़ी, गुजरात राज्य, उत्तर पश्चिम तट, केरल तट के दक्षिण में और पश्चिम अरब सागर, लक्षद्वीप और तमिलनाडु में दक्षिण मन्नार की खाड़ी, दक्षिण पूर्व भारत में पाक की खाड़ी में पाई जाती हैं। तो ये तो रही इसकी कुछ प्रमुख जानकारी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? आंध्र प्रदेश की, महाराष्ट्र की, तमिलनाडु की या फिर गुजरात की, है ना। तटरेखा मतलब कि जो समुद्री किनारा है, तो ये क्या है? गुजरात की जो तटरेखा है ये सबसे लंबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि नियमगिरी पहाड़ी
नियमगिरी पहाड़ी कालाहांडी जिले में स्थित है। कहाँ पर है ये? उड़ीसा में है, पश्चिम बंगाल में है, पंजाब में है या फिर केरल में है। तो ये यहाँ पर स्थित है वो कहाँ पर है? वो है उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि प्रायद्वीपी भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। प्रायद्वीपी भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी क्या है? अन्नामुड़ी है, डोंडा बेट्टा है या फिर महेंद्रगिरी है या फिर नील गर्जिस है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अन्नामुड़ी है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है दो नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि कहलाती है। जल विभाजक कहलाती है, जल विभाजक कहलाती है, दोआब कहलाती है, फिर तराई कहलाती है। तो दो नदियों के बीच की जो उपजाऊ भूमि होती है उसे दोआब कहते हैं। क्या कहते हैं? दोआब कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि अटक से कटक। अटक से कटक विजय घोष किससे जुड़ा हुआ है? अटक से कटक विजय घोष किससे जुड़ा है? मुगल से, मराठा से, सिंधिया से या फिर राजपूत से। तो ये किससे जुड़ा है? ये जुड़ा है मराठा से। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। यहाँ पर इनके कुछ पॉइंट देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इनके कुछ पॉइंट देख लेते हैं। मराठा राजा, एक सेकेंड, मराठा राजा छत्रपति शिवाजी महाराज ने मराठा साम्राज्य की स्थापना की, जिसमें मराठा और अन्य जातियों के योद्धा और अन्य जातियां शामिल थी। इस साम्राज्य 17 या फिर 18वीं शताब्दी के लिए भारत में प्रमुख था। अटाक की युद्ध 28 अप्रैल 1758 को मराठा साम्राज्य और दुरानी साम्राज्य के बीच हुई थी। तो ये तो रही इसकी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्नलिखित में से किसने 1792 में गीत गोविंद का अनुवाद किया था? चार्ल्स विल्किंस ने या फिर सर रॉबर्ट चैम्बर्स ने या फिर सर विलियम जोन्स ने या फिर विलियम विल्सन ने। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर विलियम जोन्स ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि भूदान योजना की शुरुआत किसने की थी? भूदान योजना की बात हो रही है। आचार्य नरेंद्र देव ने, राजा नारायण ने या फिर आचार्य विनोबा भावे ने या फिर मेघा पाटकर ने। तो यहाँ पर विनोबा भावे ने किया था भूदान योजना की शुरुआत। यहाँ पर देखिए भूदान आंदोलन संत विनोबा भावे द्वारा सन 1951 में आरंभ किया गया। यह स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था। विनोबा की कोशिश थी कि भूमि का पुनः वितरण सिर्फ सरकारी कानूनों के जरिए नहीं हो, बल्कि एक आंदोलन के माध्यम से इसकी सफल कोशिश की जाए। ये था इनका कहना विनोबा भावे का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि मोंटेगू चेम्सफोर्ड सुधारों के कारण भारत में निम्नलिखित में से किसकी शुरुआत हुई थी? द्वैत शासन की हुई थी, स्वराज्य की हुई थी या फिर भारतीय प्रशासनिक सेवाओं की हुई थी या फिर भारतीय पुलिस सेवाओं की हुई थी? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, द्वैत शासन की हुई थी। किसकी हुई थी? द्वैत शासन की शुरुआत हुई थी। यहाँ पर देख लेते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए भारतीय मंत्री लॉर्ड मैटुंग ने 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश संसद में यह घोषणा की थी कि ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। इसी के तहत भारत शासन अधिनियम 1919 में पारित हुआ, जो कि 1921 में लागू हुआ था। इसे मैटुंग चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। ये तो रही इसकी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस घटना ने भारत में फ्रांसीसियों पर अंग्रेजों का वर्चस्व स्थापित किया? बक्सर की लड़ाई ने, कर्नाटक युद्ध ने या फिर वाड़ीवासका की लड़ाई या फिर चिंगलेस्पुट की लड़ाई? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वाड़ीवासका
जो युद्ध था, वाड़ीवास की जो लड़ाई थी उसने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि गाडगिल फार्मूले ने भारत में किस पंचवर्षीय योजना के उद्देश्यों को प्रभावित किया? किस पंचवर्षीय योजना के उद्देश्यों को प्रभावित किया? द्वितीय पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना या फिर सातवीं पंचवर्षीय योजना को? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तीसरी पंचवर्षीय योजना को इन्होंने प्रभावित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? यहाँ पर आरबीआई होना चाहिए, आर इस तरह से होना चाहिए, आरबीआई है ना। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1934 में, 1935 में, 1936 में या फिर 1949 में? तो यह हुई थी, आरबीआई की स्थापना हुई थी 1935 में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वाधिक कर स्वराज्य वाले भारतीय राज्य का नाम बताइए। आंध्र प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, कर्नाटक है या फिर महाराष्ट्र है? सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला राज्य कौन सा है, ये बात पूछी जा रही है। तो यहाँ पर महाराष्ट्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसी एक तरीके को छोड़कर सभी तरीकों से की जा सकती है? तो सभी व्ययों का योग करके, या फिर सभी आउटपुट का योग करके, या फिर सभी बचत का योग करके, या फिर सभी आय का योग करके? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सभी बचत का योग करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रकार है। भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रकार क्या है? स्वतंत्र अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है या फिर साम्यवादी अर्थव्यवस्था है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? ये एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का नाम बताइए। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? राम नाईक हैं, श्रीनाथ दास हैं या फिर श्री M.K. मुंशी हैं या फिर आनंदीबेन पटेल हैं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आनंदीबेन पटेल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश में स्थानीय स्वायत्त शासन का ढांचा किस प्रकार का है? एकल स्तरीय है, चतुर्थ स्तरीय है या फिर त्रिस्तरीय है या फिर द्विस्तरीय है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, त्रिस्तरीय है। कैसा ढांचा है? त्रिस्तरीय ढांचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस सन में उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत रखा गया था? 1937 में, 1935 में, 1956 में, 1856 में, 1961 में, है ना। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1937 में। यहाँ पर देख लेते हैं इसके कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट। देखिए, उत्तर प्रदेश को पहले 1902 से आगरा और अवध से संयुक्त प्रांत के रूप में जाना जाता था, लेकिन 1 अप्रैल 1937 को ब्रिटिश शासन ने यूनाइटेड प्रोविंस नाम से राज्य का गठन किया। भारत की आजादी के बाद 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश नाम से गठन किया गया। लखनऊ को उत्तर प्रदेश की राजधानी बनाई गई और साथ ही 18 डिवीजन और 75 जिलों में बांटा गया। तो ये तो थे कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी उत्तर प्रदेश के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। जो लोग चैनल पे आज नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो यहाँ पर देखिए, उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है ना? फतेहपुर सीकरी में, लखनऊ में, जौनपुर में या फिर आगरा में? तो जो उत्तर प्रदेश में ये स्थित है बुलंद दरवाजा, वो फतेहपुर सीकरी में स्थित है। इसका निर्माण किसने कराया था? तो अकबर ने कराया था इसका निर्माण। यहाँ पर देखिए, बुलंद दरवाजा भारत के उत्तर प्रदेश प्रांत में आगरा शहर में से 43 किमी दूर फतेहपुर सीकरी नामक स्थान पर स्थित है। एक दर्शनीय स्मारक है। कैसा है ये दर्शनीय स्मारक है? इसका निर्माण अकबर ने 1571 में
1571 AD में करवाया था, है ना। तो ये तो रही इसकी कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी फतेहपुर सीकरी के दरवाजे के बारे में, ये बुलंद दरवाजे के बारे में, ठीक है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। कैसा लग रहा है आप लोगों को ये सेशन, कमेंट में जरूर लिखिए और अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए, ठीक है। आपको किस प्रकार का कंटेंट चाहिए, किस प्रकार की प्रैक्टिस चाहिए, आप लोग कमेंट में जरूर लिखिए। आप कौन सा एग्जाम देने वाले हैं वो भी लिखिए। वैसे तो ये हर एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। तो मिलती हूँ कल एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।